लगभग सारे बिलियनर्स ही हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव और इंस्पिरेशनल होते हैं। बेजोस ने ऑनलाइन शॉपिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जॉब्स ने फ़ोन्स को ही पूरी तरह से बदल दिया और जकरबर्ग ने लोगों को इंटरनेट से पहले हमने कभी भी नहीं देखा था उस तरह से कनेक्ट कर दिया। मगर इसी चीज़ के साथ ही वर्चुअली इन सब लोगों को काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजदूरी करवाते हैं लोगों से, साथ साथ बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते और कुछ तो कहते हैं कि ये छिपकली है। मगर यहाँ पे एक मेगा बिलियनर है जो कि इस सारे क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं, वो है एलॉन मस्क। तो क्या एलॉन मस्क की भी कोई डार्क साइड है? इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से एलॉन मस्क को हेट करने के लिए नहीं बनाई गई है। उन्होंने काफ़ी कमाल के काम किए कई अलग अलग फील्ड्स में, और इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि उन्होंने बुराइयों से ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो लोग पसंद नहीं करते बिलियनर्स के बारे में, और देखेंगे कि क्या वो एलॉन मस्क पे अप्लाई करती है या नहीं। इसी चीज़ के साथ ही इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें देखना होगा टॉप एरियाज जो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग बिलियनर्स को, जिसमें कई सारी चीज़ें आती है जैसे लेबर एक्सप्लॉयटेशन और सोशल या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना, साथ साथ अनएथिकल तरीके से बिजनेस करना। और अगर नज़र डालें लेबर एक्सप्लॉयटेशन में, तो ये चीज़ सारी कंपनीज करती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होती है। 40% जो दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं ना, वो चाइना की एक फैक्ट्री जिसका नाम है फॉक्सकॉन, वहाँ पे बनते हैं। और जो आम फॉक्सकॉन का फैक्ट्री वर्कर है ना, उसे हर महीने सिर्फ 30,000 तनख्वाह मिलती है। और अगर 40 घंटे भी वो हर हफ्ते काम करे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये लेता है हर घंटे के। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि वो कई बार 50 से 60 घंटे काम करते हैं हर हफ्ते में, तो ये रेट फिर भी आपकी 160 रुपये हर घंटे से ज़्यादा नहीं जाती। और हाँ, इसमें तो ट्रिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस भी आते हैं जैसे एप्पल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। आज ये एसेंशियली नामुमकिन सा हो चुका है कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स को आप खरीद लो बिजा किसी लेबर एक्सप्लॉयटेशन को किए हुए। और एलॉन मस्क की बात करें तो उनकी मेन कंपनीज जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में है, क्योंकि उन्हें गाड़ियाँ और रॉकेट्स बनाने और मूव करने पड़ते हैं। मगर एलॉन की कंपनीज को एक चीज़ बचाती है, वो ये है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वो उन्हें इन हाउस करते हैं और कोई भी कम्पिटिटिव एडवांटेज लूज़ नहीं करते। तो जो एवरेज टेस्ला और स्पेसएक्स की फैक्ट्री का वर्कर है ना, उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं एवरेज चाइनीज़ फैक्ट्री के वर्कर से, जो कि बाकी मेगा कॉर्पोरेशंस के अंदर काम करता है। करंटली जो अभी की एवरेज हर घंटे की रेट है मैन्युफैक्चरिंग वर्कर की टेस्ला में, वो $20 के आसपास है। अब इसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर नहीं आता, क्योंकि उसका तो मैनेजर का रोल हो गया एक तरह से। और अगर हर घंटे की रेट 18 से $20 की है, तो हर साल ये 37,000 से $40,000 की होगी। और स्पेसएक्स की बात करें वहीं पे, तो उनका एनुअल वेजेस जो है वो जनरली ज़्यादा होते हैं, 50,000 से $90,000 के बीच में। तो इन एक्चुअली इन लोगों को काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। मगर हमें एक और चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि जो एवरेज मैन्युफैक्चरिंग वर्कर है ना स्पेसएक्स में, वो एवरेज फैक्ट्री वर्कर से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता उसका, क्योंकि लिटरली वो लोग तो रॉकेट्स को बना रहे हैं। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए एलॉन की दोनों मेजर कंपनीज जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छे पैसे देती है। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करना इन कंपनीज पे ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। एलॉन मस्क ने कमेंट किया था कि 80 घंटे हर हफ्ते लोगों को काम करना चाहिए, जिसकी वजह से दुनिया बदली जा सकती है। और ऐसा लगता है कि अपने इस रूल को वो कंपनी में कॉमनली इंप्लीमेंट करते हैं, और कई बार तो 100 घंटे हर हफ्ते भी काम हो जाता है रेगुलर टेस्ला और स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज़ का। इसी के साथ ही मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ओवर टाइम के पैसे मिलते होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती इस पैसे को देने के लिए। तो क्योंकि वो जनरली डबल काम करते हैं रेगुलर वर्किंग आवर्स से, तो टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जो है शायद उन्हें 9 से $10 हर घंटे मिलते होंगे दिन के आखिर में। और जो ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन का सवाल है ना, वो ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट की बात नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो नियरली मिनिमम वेज हर घंटे की उन्हें मिलती रहती है। और इन सारे लोगों को पता होता है इस चीज़ें ज्वाइन करने से पहले, और वो इसी वजह से एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं कहीं कभी कभार। और इसी चीज़ के साथ ही एक ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे एक कंपोनेंट तो है लेबर एक्सप्लॉयटेशन का मस्क की कंपनीज के साथ। मगर आप लोग ही जज बनो, आपको क्या लगता है ये बुरा है या ठीक है? इसके बाद बढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो ये टॉप क्रिटिसिज्म है कई सारे कॉर्पोरेशंस का, स्पेशली एनर्जी और ऑयल इंडस्ट्री में। ये आर्गूमेंट आता है कि पोल्यूशंस की दिक्कतें हो जाती है इन कंपनीज की वजह से, इनकी कामों की वजह से। एलॉन मस्क जनरली इस एरिया में सबसे नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े समर्थक हैं क्लीन एनर्जी के मामले में। अब ये एस्टिमेटेड है कि बैटरी बनाने में 150 से 200 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हर किलोवाट पर आवर की बैटरी कैपेसिटी में। तो ये 74% ज़्यादा है एमिशन से, जो कि कन्वेंशनल कार प्रोडक्शन से बनती है।
हाउएवर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जनरल बात ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स में स्विच करना CO2 के एमिशंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। तो टेस्ला को यहाँ पे तो हरी झंडी देखने को मिल जाती है, मगर यहाँ पे एक दिक्कत उनकी स्पेस कंपनी को आती है। वो ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है वो जब भी रॉकेट्स को लॉन्च करती है तब। करंटली रॉकेट रिलेटेड CO2 एमिशन जो है वो तो सिर्फ 0.0000059% ही आते हैं ग्लोबल CO2 एमिशंस के, और कमर्शलाइज जब कर देंगे ना फ्लाइट को, जैसा कि इलॉन मस्क प्लान करते हैं, तो वो रॉकेट पोल्यूशन को एविएशन लेवल्स के बराबर ला देगा 2.4% तक। मगर ये फिर भी कुछ ही परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है। मगर जब पोल्यूशन जो है बाकी इंडस्ट्रीज से कम होगा ना, तो रॉकेट लॉन्चेस का हो सकता है पोल्यूशन कई ज़्यादा परसेंट और बढ़ जाए। तो आज रॉकेट लॉन्चेस जो है वो इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है पोल्यूशन के मामले में, मगर आने वाले कुछ दशकों में हो सकता है कि हमें इस पे भी फोकस करना पड़े। इसके बाद हमारे पास आती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस डिपार्टमेंट में एलॉन मस्क और उनकी कंपनीज जो है वो डेफिनेटली गिल्टी है, क्योंकि लोग जेफ बेजोस को तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल कमाते हैं और बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते हैं। मगर एब्सोल्युटली ये सेम चीज़ एलॉन मस्क के साथ भी है, और उनकी रिस्पेक्टिव वेल्थ जो है दोनों की वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट तो करती रहती है, मगर वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम पैसा बनाते हैं। और इस साल भी जेफ बेजोस ने $74.1 बिलियन कमाए थे और एलॉन मस्क ने $74.4 बिलियन कमाए थे। और मेन बात तो ये है कि अमेजॉन जो है अपने ग्रोथ कर्व के एंड पे आने वाला है, वहीं पे स्पेसएक्स और टेस्ला अपनी शुरुआत में ही है। इसी की वजह से $74.4 बिलियन जो है वो लोअर एंड है कि एलॉन मस्क जो बनाएंगे आने वाले दशक में। और जेफ बेजोस को कोई भी स्टॉक कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, वहीं पे एलॉन मस्क जो है टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक कॉम्पनसेशन में लेते रहते हैं, जैसे टेस्ला कंटिन्यू करता है ग्रो करने के लिए। तो एलॉन मस्क को पता है आपको 1% पूरा टेस्ला मिलता है हर $50 बिलियन के इंक्रीज में, अगर टेस्ला की वैल्यूएशन बढ़ती है तो। और जब आप बात करो ऐसी कंपनी की जिसकी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो 1% काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और ऑफ कोर्स वर्चुअली एलॉन मस्क की सारी वेल्थ गेन जो है ना वो स्टॉक ओनरशिप की वजह से आई है, जो कि वो कभी नहीं बेचेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो 0% इनकम टैक्स देंगे उन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे जो उन्हें हर साल मिलते हैं। इसके बावजूद भी जो कंपनीज है ना उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे टैक्स पेयर की फंडिंग के तौर पर। एक ही रीज़न जिसकी वजह से स्पेसएक्स आज जिंदा है वो है नासा की फंडिंग। और टेस्ला की बात करें तो इसमें कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता कि उन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स के इंसेंटिव्स में मिलते हैं, कई सालों से मिलते आ रहे हैं, जो कि इनफैक्ट एक ही रीज़न है कि वो भी प्रॉफिटेबल है आज, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट हुआ था कि बाकी कार मैन्युफैक्चर या तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएं या फिर रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदे बड़े EV प्रोड्यूसर से, जो कि बेसिकली टेस्ला ही था। तो ना कि टेस्ला और ना ही स्पेसएक्स जो है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया अपनी शुरुआत से ही। ये तो चीज़ तो क्लियर है कि एलॉन मस्क और उनकी कंपनीज जो है ना उन्होंने काफ़ी कम टैक्स दिया है और उन्हें सरकार से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। फाइनली अब बढ़ते हैं अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे। तो जनरली ये कंपनी की हिस्ट्री को दिखाता है फ्रॉड, डेसीट, स्कैम्स और ऐसी चीज़ों के साथ ही। मगर आज अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो अलग ही फॉर्म ले चुका है टेक कंपनीज के साथ। कंपनी जैसे कि गूगल और फेसबुक जो है ना वो स्कैम्स नहीं करती, रेदर उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग कि वो प्राइवेसी को ख़त्म करते हैं, साथ साथ कुछ लोगों को चुप करा देते हैं और इन जनरल सेंसरशिप काफ़ी रखते हैं। वहीं पे ना ही टेस्ला ना ही स्पेसएक्स जो है फेमस है ऐसे किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए। अब इसमें आर्ग्यू किया जा सकता है कि एलॉन मस्क के ट्वीट जो है वो इन्वेस्टर्स और उनकी कंपनीज के लिए तो फेयर नहीं है, और पास्ट में भी एलॉन मस्क को सिक्योरिटीज़ फ्रॉड का चार्ज लगा दिया गया था और उन्हें स्टेप डाउन करने को कहा गया था टेस्ला के चेयरमैन से। मगर इसके बावजूद भी एलॉन मस्क जो है लिमिट्स को पुश करते रहते हैं जब बात आती है टेस्ला के शॉर्ट सेलर्स का मजाक उड़ाने की और उन्हें हर्ट करने की। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करोगे कि बुल्स और बेयर्स जो हैं टेस्ला में इन्वेस्ट करते हैं वो एलॉन मस्क के ट्वीट को चालू कर लेते हैं, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। लोग जो टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो रेडी होना चाहिए उन्हें किसी भी तरह की फ्लक्चुएशंस को लेकर स्टॉक प्राइस में, जो कि एलॉन मस्क के ट्वीट्स से होती है। हाउएवर हमें एक और चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि टेस्ला एक पब्लिक कंपनी है तो एलॉन मस्क को भी थोड़ा ध्यान से एक्ट करना चाहिए। इसके बावजूद भी कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है टेस्ला के बेयर्स के लिए, मगर उन्हें अपॉर्चुनिटी तो मिली जाती है ना टेस्ला को शॉर्ट सेल करने की, और अगर टेस्ला पब्लिक कंपनी है तो उन्हें पता ही होना चाहिए ऐसा कर सकते हैं वो। तो ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि एलॉन की ट्वीटिंग अनफेयर और अनएथिकल तो है, मगर सिर्फ एक डिग्री तक। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो एलॉन मस्क में ऐसी चीज़ें तो हैं जिसकी वजह से बाकी बिलियनर्स को तो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि उनके कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं मगर फिर भी पैसे कम मिलते हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है जितना कि वो एक झलक में लगते हैं। एलॉन मस्क जो है वो टेंस ऑफ बिलियन डॉलर हर साल कमाते हैं और उनकी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है सरकार से, मगर वहीं पर वो और उनकी कंपनीज़ बहुत ही कम टैक्स देते हैं।
और फाइनली उनके ट्वीट जो है वो सही नहीं होते कुछ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के टेस्ला के लिए। और यहीं पे जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, एलॉन मस्क के कंट्रीब्यूशन ईवी, स्पेस और एआई में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा है कि ये ड्रॉबैक्स को ख़त्म कर देते हैं। हावेवर अगर मैं ये सेम चीज़ जेफ बेजोस और बाकी टॉप बिलियनर्स के लिए भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, मगर मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन इस चीज़ में ज़्यादा मैटर नहीं करता। एनीवेज, आप लोग कोट ऑन कोट एलॉन मस्क की डार्क साइड के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ अगर आपको फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करना है ना तो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा। और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि एलॉन की अच्छाइयाँ उनकी बुराइयों से ज़्यादा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।